अब हम लोग आते हैं इथाइलिन की बायोसिंथेसिस और कॉन्जुगेट्स पर। और इथाइलिन की, जैसे अभी आपने ऑक्सिन पढ़ा, तो ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, या फिर आपने साइटोकाइनिन पढ़ा या जिब्रेलिक एसिड पढ़ा, लेकिन इथाइलिन की बायोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी पता चल जाए। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि जब कोई भी चीज़ की डिस्कवरी होती है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो उसी में से एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे एयर है, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर इथाइलिन बायोसिंथेसिस। ऐसा एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एयर बहुत जरूरी है इथाइलिन की बायोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे आपको इथाइलिन का पहले तो प्रिकर्सर पता होना चाहिए। इथाइलिन सिंथेसाइज किससे होता है, मेथियोनिन से। और दो ही ऐसे फाइटो हार्मोन अभी तक हम लोगों को मिले, कौन कौन से, ऑक्सिन की सिंथेसिस किससे होती है, ट्रिप्टोफैन से होती है, और इथाइलिन की सिंथेसिस किससे होती है, मेथियोनिन से। तो ये दोनों अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। तो इथाइलिन का प्रिकर्सर कौन है, मेथियोनिन। मेथियोनिन से इसकी सिंथेसिस होती है। तो क्या किया गया कि एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इथाइलिन बायोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला गया कि जो एप्पल होता है, एप्पल मतलब एप्पल को इंक्यूबेट किया गया, एप्पल स्लाइस लिए गए, एप्पल स्लाइस को इंक्यूबेट किया गया C14 मेथियोनिन से। C14 मतलब कि रेडियो लेबल कर दिया गया मेथियोनिन को, टू ऑब्जर्व विच कंपाउंड एक्यूमुलेटेड व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो क्योंकि एयर में क्या है, एयर में ऑक्सीजन है, एयर में ऑक्सीजन है, तो अगर एयर की प्रेजेंस में इथाइलिन बायोसिंथेसिस प्रमोट होता है तो उसके लिए मीन्स ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वजह से ऐसा होता है। तो जब सिंथेसिस होती है तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि इथाइलिन तो गैस है और गैस तो एक्यूमुलेट होगा नहीं। ये आपको समझने वाली बात है कि इथाइलिन के फॉर्म में अगर प्लांट में रहेगा तो वो कहाँ रह पाएगा। इथाइलिन किसी ऐसे सॉलिड या ऐसे कंपोनेंट के फॉर्म में रहे कि जब उसकी जरूरत हो तो तुरंत इथाइलिन में चेंज हो, क्योंकि इथाइलिन गैस है तो गैसियस फॉर्म में तो नहीं वो परसिस्ट कर सकता ना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो इसीलिए जैसे बनानास की राइपनिंग होती है, तो बनानास कभी भी राइपन करके नहीं हार्वेस्टिंग करते हैं, तो राइपनिंग कंडीशन में नहीं लेते, वो रॉ मटेरियल, उसका जो रॉ बनाना होते हैं उनको ही प्लग करके फिर वो अपना उसको राइपन करते हैं। तो राइपन करने में जैसे पहले के टाइम में एक कार्बाइड हुआ करता था, एक पाउडर जैसा होता था जिसका नाम कार्बाइड रहता था, और उस कार्बाइड का स्प्रे किया जाता था, और उसको क्या किया जाता था, एक रूम रहता था, रूम में कोई, और उसमें बनाना रख दिए गए, ठीक है, बनाना रख दिए गए और उसमें कार्बाइड डाल दिया गया। कार्बाइड डालने के बाद क्या होता था कि थोड़े समय बाद ये बनाना राइपन हो जाते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कार्बाइड जब एयर की प्रेजेंस में और जब मॉइस्चर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कार्बाइड इथाइलिन में चेंज हो जाता था, और वो इथाइलिन में चेंज होकर बनाना को राइप कर देता था। क्योंकि इथाइलिन गैस है तो कोई ना कोई ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड जरूर होगा जो कि इमीडिएटली चेंज करता होगा इथाइलिन में। तो इसी चीज का कुछ कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि जैसे हमने बताया कि एप्पल स्लाइस लिए गए, उसको C14 मेथियोनिन, अब मेथियोनिन क्योंकि प्रिकर्सर है इथाइलिन का, तो जब भी इथाइलिन या जो भी कंपोनेंट में C14 आके आया होगा, मतलब कि इसका मतलब कि इथाइलिन में अगर C14 है और कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड में भी C14 लेबल्ड है, तो हम उससे पता कर लेंगे कि वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इथाइलिन बनाने के लिए। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब मेथियोनिन का इनकॉर्पोरेशन जो किया गया C14 का, और फिर यहाँ पे टाइम दिया गया, इंक्यूबेशन टाइम है किसमें, आर्स में दिया हुआ है, आर्स में इंक्यूबेशन टाइम दिया गया। तो पहला यहाँ पे देखिए जब नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, तो जब नाइट्रोजन है तो यहाँ पे ये इस तरह का हमें शो कर रहा है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्शन इथाइलिन का नहीं शो हो रहा है, कोई भी प्रोडक्शन इथाइलिन का नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर हमने उसी सेम कंडीशन को जब हम एयर में रखते हैं तो देख रहे हैं कि इथाइलिन का प्रोडक्शन जस्ट स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया और इस तरह से इथाइलिन का प्रोडक्शन हो। इसके बाद थर्ड कैटेगरी में क्या किया गया कि पहले तो 6 दिन तक या 7 दिन तक क्या किया गया, नाइट्रोजन दिया गया, तो कोई इथाइलिन प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन 7वें दिन से जैसे ही एयर दिया गया तो ये इथाइलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, और इस जगह पे जो कंपोनेंट बना है उसको आइसोलेट करके देखा गया।
ठीक, मीन्स कि इस जगह पे जो कंपोनेंट बना है यहीं से जस्ट इथाइलिन बन रहा है, तो यहाँ पे जरूर कोई ऐसा, इस पोजीशन पे कोई ऐसी चीज होगी जो कि इथाइलिन बना रही है, और उसी को अगर हम मेजर कर लें तो हम क्या बता सकते हैं कि जस्ट इथाइलिन के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा है जिसकी वजह से ये इथाइलिन बनता है, इथाइलिन बनने से पहले कौन सा कंपाउंड बनता है, तो यही पता किया गया। तो फिर क्या पता चला, उस कंपाउंड के एनालिसिस करके क्या देखा गया, तो जब ये देखा गया तो वो देखा गया कि वो था अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ACC। ठीक है, ACC होता है, और ACC एक एंजाइम होता है, अभी हम आगे आपको पूरी इसकी सिंथेसिस बताएंगे। एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वो एंजाइम एयर की प्रेजेंस में एथाइलिन बनाता है। तो आपको क्या समझना है कि मेथियोनिन, ठीक है, मेथियोनिन प्रिकर्सर होता है, मेथियोनिन से बनता है ACC कंपोनेंट, और ACC एक सॉलिड कंपोनेंट, मतलब आप इसको ये समझिए कि ये एक सॉल्ट टाइप का कंपोनेंट है। तो ये तो वोलेटाइल है नहीं, तो ये अगर कंपोनेंट प्लांट के अंदर है और जब जरूरत हो तो उस समय ये ACC चेंज हो जाए इथाइलिन में, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि इसके इथाइलिन के जस्ट इमीडिएट कौन कंपोनेंट है, ACC, अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चला, और ये एक्सपेरिमेंट किया था एडम एंड यंग ने 1979 में। अब इसके बाद हाँ, तो जो हमने बताया कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको फिर यहाँ पे इसकी पीक्स, मतलब कि के थ्रू, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू देखी गई, तो पीक्स देखी गई। तो पीक्स देखने पे यहाँ पे क्या मिला कि जब खाली एयर था तो एयर में यहाँ पे कोई पीक मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे कोई पीक मिल रही थी, और वो थी C14 इथाइलिन की पीक थी। फिर इसके बाद जब हमने नाइट्रोजन दिया तो नाइट्रोजन देने पे हमें एक एक्स्ट्रा पीक X मिल रही थी, और ये पीक नाइट्रोजन कंपोनेंट की वजह से, मतलब कि यहाँ पे जो पीक मिल रही वो नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में ही मिल रही थी ना, जो यहाँ पे कंपोनेंट मिल रहा है वो नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में ही मिल रहा है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में मिल रहा है। इसका मतलब कि वो कंपोनेंट नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बन तो जाता है, लेकिन वो इथाइलिन नहीं बना पाता, क्योंकि इथाइलिन बनाने के लिए उसको एयर चाहिए होता है। तो उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया गया, और वही सेम आगे जब उस प्रोसीजर को देखा गया कि जब उसको नाइट्रोजन से एयर में रख दिया गया तो ये कंपोनेंट यहाँ पे गायब हो गया, था नहीं। तो इससे क्या सेंस निकल रहा है कि सेम कंपोनेंट जो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बनता है वही कंपोनेंट एयर की प्रेजेंस में एथाइलिन बनाता है, क्योंकि वो पीक यहाँ पे आगे जब एयर में इंक्यूबेशन, नाइट्रोजन टू एयर इंक्यूबेशन किया गया तो वो पीक यहाँ से वैनिश थी, वहां पे नहीं थी। तो मीन्स कि सेम कंपोनेंट जो यहाँ पे बना है वही आगे चल के इथाइलिन बनाता है। तो वो जो कंपोनेंट क्या था, वो ACC था, वो ACC यहाँ पे बन रहा है, और वो ACC आगे चल के वही इथाइलिन बनाता है। तो इससे ये तो आपको पता चल गया कि एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके लिए, इथाइलिन की प्रोडक्शन के लिए। ACC बनता है, अब ACC बनने के लिए कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे ये देखिए इथाइलिन की बायोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इस प्रोसेस में आप अगर देखें तो यहाँ पे एक चलती है यंग साइकिल, ठीक। अब आपको पूरी ये यंग साइकिल तो याद नहीं करनी है, बस आपको मेन जो ये और ये चीजें आपको याद कर लेनी इसमें। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका प्रिकर्सर कौन है, मेथियोनिन है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस ऐसे बायोसिंथेसिस में यंग साइकिल चलती है, तो इथाइलिन में चलती है। अब इसके बाद देखिए ये मेथियोनिन का स्ट्रक्चर है। मेथियोनिन एडोमेट सिंथेटेज, जब कोई सिंथेटेज होता है तो वहां पे क्या होता है, ATP का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ATP का इन्वॉल्वमेंट हो रहा। तो मेथियोनिन एडोमेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, एस एडनोसिल मेथियोनिन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सैम, ठीक है, सैम का फॉर्मेशन होता है एस एडनोसिल मेथियोनिन। ये सारा इंपॉर्टेंट जितना बोल रहे हैं, ठीक है, एस एडनोसिल मेथियोनिन बनाता है। और एस एडनोसिल मेथियोनिन ACC सिंथेज, अब सिंथेज है, यहाँ पे ATP का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिंथेटेज और सिंथेज में यही डिफरेंस होता है, सिंथेटेज में ATP इन्वॉल्व होता है, सिंथेज में ATP का एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये ACC सिंथेज, ACC सिंथेज मतलब अमीनो साइक्लोप्रोपेन सिंथेज, कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेज। तो अब ACC सिंथेज जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था ना है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा जो मेथियोनिन से ACC बनाएगा, फिर ACC से जो एथाइलिन बनाएगा वहां पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए जब एस एडनोसिल मेथियोनिन सैम से क्या बनता है, ACC बनता है। क्या बन रहा है, ACC बन रहा है। तो उस समय जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है, ACC सिंथेज। अब जब ACC बन गया
अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसके बाद अब क्या बनना है, इसके बाद बनना है इथाइलिन, ये बन रहा है इथाइलिन। और जब ये इथाइलिन को बनना है तो उस समय यहाँ पे एक और एंजाइम इन्वॉल्व है, एसीसी ऑक्सीडेज। इसीलिए एसीसी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, एयर चाहिए, तभी एसीसी ऑक्सीडेज किस में चेंज करता है, इथाइलिन में। तो जो ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा जहां पे हमने बताया कि जब नाइट्रोजन से एयर में शिफ्ट करते हैं तब इथाइलिन बनता है, और यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट है जो बनता है और बनने के बाद वो चेंज होता है इथाइलिन में, तो वो कंपोनेंट क्या है, एसीसी। और एसीसी को चाहिए एंजाइम कौन सा, एसीसी ऑक्सीडेज, और एसीसी ऑक्सीडेज चेंज करता है इथाइलिन में। तो ये इसका सिंथेसिस प्रोसेस है और ये आपको याद कर लेना है। जैसे कि ऐसा भी पूछा गया कि इथाइलिन का इमीडिएट प्रिकर्सर कौन है, जैसे एस एडेनोसिल मेथियोनिन है ना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि इथाइलिन की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर कौन है, मेथियोनिन है, ठीक है। मेथियोनिन चेंज होता है किसमें, एस एडेनोसिल मेथियोनिन सैम में। जब सैम में चेंज होता है तो यहाँ पे एडेनोसिल मेथियोनिन सिंथेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि सैम में चेंज करता है। सैम चेंज होता है किसमें, एसीसी में। एसीसी में चेंज होने के लिए एसीसी सिंथेज चाहिए। एसीसी सिंथेज में जब चेंज हो जाता है फिर ऑक्सीडेज आता है तो एसीसी से इथाइलिन बनता है, और इस तरीके से ये इथाइलिन की बायोसिंथेसिस है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि यहाँ पे इसी को मान लीजिए यहाँ पे क्या किया जाए कि इसको सपोज कि इसका काम नहीं है तो फिर इसको एडेनोसिन एमटीए में चेंज कर दिया जाता है, एमटीआर में चेंज कर दिया जाता है, फिर से मेथियोनिन में हो गया, रिसाइकिल हो जाता है, ये वाला प्रोसेस। अब हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट सुनिए, यहाँ पे क्या है कि एसीसी तो एक सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है, ये तो कंपाउंड प्लांट में आराम से रह सकता है, ये कोई वोलेटाइल तो है नहीं। लेकिन ये क्या है, ये गैसियस फॉर्म है सॉरी, ये वोलेटाइल है। तो क्या किया जाता है कि इस फॉर्म को, एसीसी फॉर्म को क्या करा जाए, एन मेलोनिल एसीसी, इस फॉर्म में कॉन्जुगेट्स बना दिया जाता है, कॉन्जुगेट्स बना दिया गया। अब क्या हुआ, ये कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में पड़ा है, इनएक्टिव फॉर्म में। जब इसकी जरूरत हुई तो ये मेलोनिल हट गया, एसीसी एक्टिव हुआ और एसीसी ऑक्सीडेज ने इसको चेंज कर दिया इथाइलिन में। और इस तरह से जब जरूरत होती है तो एसीसी चेंज हो जाता है इथाइलिन में, क्योंकि इथाइलिन के फॉर्म में अगर बन गया तो वो रह नहीं पाएगा प्लांट में, वो तो वोलेटाइल है, गैस है, तो इसीलिए किस फॉर्म में रहता है, एसीसी के फॉर्म में रहता है। ये तो इसकी बायोसिंथेसिस। अब इसके बाद इनमें इन एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए, इनिबिट करने के लिए, आप ये कहिए इनिबिट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि इनिबिटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एसीसी सिंथेज है वो इनिबिट होता है, इनिबिट इथाइलिन सिंथेसिस। इथाइलिन सिंथेसिस को इनिबिट करेगा क्योंकि भाई सिंथेसिस करने वाला एंजाइम ही ब्लॉक हो रहा है। और वो इनिबिटर कौन होता है, AOA, AOA। और क्या होता है, AVG, इनके फुल नेम है। अगर AVG का नाम देखें, इसका नाम देखें तो इसका नाम होता है अमीनो इथॉक्सी विनाइल ग्लिसरीन। आगे हमने लिखा हुआ है, आप उससे लिख लीजिएगा, अमीनो इथॉक्सी विनाइल ग्लिसरीन। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये होता है अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। तो ये दो इनिबिटर हैं और ये किसको इनिबिट करते हैं, एसीसी सिंथेज को इनिबिट करते हैं। फिर तो अब इसके बाद एसीसी सिंथेज एंजाइम, जो ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप, क्योंकि देखिए ये सैम से क्या बना रहा है, ये बना रहा है एसीसी, तो ये तो इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस स्टेप पे प्रमोट इथाइलिन सिंथेसिस। इस वाले स्टेप से अगर ये वाला स्टेप होगा तो मीन्स फ्रूट राइपनिंग होगी, फ्लावर सेनेसेंस, IA वुंडिंग, चिलिंग, इंजरी, फ्रूट स्ट्रेस, फ्लडिंग, इन सब स्ट्रेसेस में, क्योंकि इथाइलिन स्ट्रेस में काम करता है तो उस जगह पे ये प्रमोशन करता है। ये वाले स्टेप अगर होंगे, मतलब कि अगर एसीसी बन रहा है तो मतलब ये सारी चीजें प्रमोट होती हैं। अब एसीसी ऑक्सीडेज क्या करता है, प्रमोट करता है थाइलिन सिंथेसिस, राइपनिंग को। अगर एसीसी ऑक्सीडेज अगर हम एक्स्ट्रा एडिशनल, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट भी करें और एसीसी ऑक्सीडेज को हम एडिशनली डाल दें और एसीसी कंपोनेंट अगर पाया जा रहा है तो इथाइलिन बनेगा, तो राइपनिंग प्रमोट होगी। फिर दूसरे एक एंजाइम को ब्लॉक, ये सारे प्रमोशन वाले हैं जो पिंक बॉक्स में दिख रहे हैं और जो पर्पल बॉक्स में दिख रहे हैं, ये सब इनिबिशन वाले प्रोसेस हैं। तो इनिबिट एसीसी सिंथेज इनिबिट होता है AOA से और AVG से। और यहाँ पे जो एसीसी ऑक्सीडेज है उसको, वो कैसे इनिबिट होता है, वो कोबाल्टाइन
या क्या कहते हैं टेम्परेचर अगर हम मोर देन 35 कर देते हैं तो भी ये ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाता है। और हाँ, सिंथेसिस के लिए ऐसा माना गया है कि 35 डिग्री टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इथाइलिन सिंथेसिस के लिए। मीन्स कि 25 से 35 डिग्री तक एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है इथाइलिन सिंथेसिस के लिए। ठीक, तो इस तरीके से ये इसके इनहिबिटर हैं। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे लिखा एनएरोबाइसिस, मतलब कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि देखिए इस एंजाइम को क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, एयर चाहिए थी, तभी ये एसीसी को किसमें चेंज कर रहा है, इथाइलिन में। अब अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो भी ये वर्क नहीं करेगा, तो इथाइलिन में चेंज नहीं होगा। तो ये इसके इनहिबिटर्स हैं। और इन इनहिबिटर्स के बारे में यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ है, जो भी हमने आपको बताया है वो सारा चीज यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे लिखा सिल्वर आयन अप्लाइड एज AgNO और सिल्वर थायोसल्फाइड आर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ इथाइलिन एक्शन, CO2 प्रमोट सिंथेसिस बाय एनहांसिंग ACC कन्वर्जन। क्या कह रहा है कि अगर इथाइलिन की सिंथेसिस को रोकने के लिए तो मतलब इथाइलिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए AOA, AVG, ठीक है, कोबाल्टाइन, ये सब है। और इथाइलिन के एक्शन को रोकने के लिए, अब हम आपको जब हम इसका सिग्नलिंग बताएंगे तो वहां पे बताएंगे कि इथाइलिन का जो भी इथाइलिन रिसेप्टर होता है वहां पे कॉपर आयन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तो ये जो AgNO3 होता है, मतलब Ag सिल्वर आयन जो होते हैं, ये अगर हम किसी प्लांट पे AgNO3 ये थायोसल्फेट ये डाल दे, सिल्वर थायोसल्फेट, तो प्लांट में इथाइलिन एक्शन ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जो रिसेप्टर पे कॉपर आयन होता है उस कॉपर आयन को ये Ag रिप्लेस कर देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनहिबिशन हो जाता है, एक्शन नहीं हो पाता है। तो वो हम अभी आपको सिग्नलिंग बताएंगे या इसके फंक्शन बताएंगे तो वहां पे बताएंगे किस तरह से। तो आपको क्या समझना है कि इथाइलिन की सिंथेसिस में कौन कौन से इनहिबिटर है, AOA, AVG और कोबाल्ट। और अगर एनारोबिक कंडीशन है तो भी इथाइलिन की सिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर एक्शन की बात करें तो एक्शन में, क्योंकि एक जो इथाइलिन का रिसेप्टर होता है वहां पे कॉपर आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर हम सिल्वर आयन डाल देते हैं तो कॉपर आयन की जगह सिल्वर आयन आ जाता है और इथाइलिन सिग्नलिंग रुक जाती है, तो वो इनहिबिटर हो जाता है एक्शन के लिए। और CO2 प्रमोट करता है सिंथेसिस बाय एनहांसिंग ACC कन्वर्जन। ACC का कन्वर्जन किस में होता है, ACC का कन्वर्जन होता है इथाइलिन में, तो यहाँ पे CO2 भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब changes in ethylene ACC content and ACC oxidase activity during post harvest apple. Changes in ACC oxidase activity, ethylene concentration, increase in ethylene ACC concentration in ACC oxidase activity closely related with ripening. ठीक है, तो अब क्योंकि ये दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो ACC सिंथेज और एक ACC ऑक्सीडेज, और मेन तो ACC ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो किसको चेंज करता है, ACC को इथाइलिन में चेंज करता है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये हार्वेस्ट के टाइम दिए हुए हैं, मतलब डे आफ्टर हार्वेस्ट, मतलब कि हार्वेस्टिंग का 2 दिन हो गया। हार्वेस्ट मतलब कि जब आप फ्रूट्स को मीन्स हार्वेस्ट कर देते हैं, मतलब फ्रूट्स को प्लांट से डिटैच कर देते हैं, हटा देते हैं, तो मतलब तोड़ते हैं, तो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग में ये डेज दिए हुए हैं कि 2 दिन हार्वेस्टिंग हो गए, 4 डे, 6 डे, 8 डे, ये दिया हो। तो यहाँ पे लिखा इथाइलिन और ACC ऑक्सीडेज का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ, मतलब इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हो या ACC ऑक्सीडेज का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या देखा गया, ACC ऑक्सीडेज का कॉन्सेंट्रेशन, इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन और ACC मतलब कि जो अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ACC का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है तो ACC ऑक्सीडेज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जब ACC ऑक्सीडेज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इथाइलिन बनेगा, ACC से क्या बनेगा, इथाइलिन बनेगा। तो इसका इथाइलिन का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन ACC का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। क्या पता चल रहा है कि जो ACC है वही चेंज होता है इथाइलिन में ACC ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में। तो ACC ऑक्सीडेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ACC इथाइलिन में चेंज होगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट। इसके बाद ये कॉन्जुगेट्स हैं। कॉन्जुगेट्स आपको हमने ऑलरेडी बताया, N-मेलोनिल ACC जब काम नहीं करना है तो ACC को किस फॉर्म में रखा जाता है, N-मेलोनिल के फॉर्म में रखा जाता है, और N-मेलोनिल के फॉर्म में वो रह के मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब जरूरत होती है तो ये कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, वो मतलब हट जाते हैं और ACC फ्री हो जाता है। ACC फ्री होके ACC ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में क्या करता है, इथाइलिन बनाने लगता है और इथाइलिन एक्शन करने लगता है।
Not all ACC found in tissue is converted to ethylene. ACC can also be converted a conjugated form and malonyl ACC. अच्छा, which does not appear to be break down and accumulate in the tissue. ऐसा देखा गया है कि वैसे तो नॉर्मली ACC के से ही एथाइलिन बनता है, लेकिन ऐसा भी माना गया कि कभी कभी क्या होता है कि जो कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में, उसके भी फॉर्म में एथाइलिन चेंज हो सकता है, एथाइलिन में चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट जो कॉन्जुगेट्स होता है वो ACC1 है, जिसका नाम है गामा ग्लूटामिल अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसका हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GACC। तो दो कॉन्जुगेट्स हो गए, एक एन मेलोनिल ACC और दूसरा GACC। इसमें ऐसा माना गया है कि जो ACC है वो ACC तो एथाइलिन में चेंज हो ही सकता है और ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, और ये दूसरा कॉन्जुगेट्स हो गया। इसके बाद एक MCP क्या है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, जो कि स्ट्रॉन्ग इनिबिटर है इथाइलिन रिसेप्टर के लिए, स्ट्रॉन्ग इनिबिटर है इथाइलिन रिसेप्टर के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये लिखा है इथेफोन, ठीक। तो हमने आपको जब हम डिस्कवरी बता रहे थे तो हमने बताया था कि जो भी शॉप कीपर्स होते हैं जो बनानास वगैरह सेल करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो लोग कार्बाइड पहले के टाइम में कार्बाइड को क्या करते थे, रूम में मतलब वहाँ पे उन्होंने बनानास रख दिया और कार्बाइड को वहाँ पे स्प्रे कर देते थे। तो कार्बाइड्स जब छिड़कते थे तो उसमें क्या होता था कि वो वाटर के कंटेंट में आके इथाइलिन रिलीज करता था और बनाना राइपन हो जाते थे। अब उसको फिर बाद में कार्बाइड बैन कर दिया, क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी थे ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, तो उसको फिर बैन कर दिया गया। अब क्या है, अब इथेफॉन के नाम से आता है, ठीक है, इथेफॉन के नाम से आता है। इथेफॉन का नाम क्या है, 2-क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड, इथेफॉन। इसको हम लोग, इसका जो IPAC नेम ये है, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इथेफॉन बोलते हैं। इथरल भी एक होता है, इथरल के भी नाम से आता है। तो ये क्या करता है कि देखिए ये इस कंपोनेंट को हमने स्प्रे करा, अब वाटर के प्रेजेंस में वाटर आयनाइज होके OH देगा और इसकी प्रेजेंस में ये इथाइलिन में चेंज हो जाता है। तो अभी क्या स्प्रे किया जाता है, आप लोग देखेंगे कि वो लोग कुछ लिक्विड जैसा लिए रहते हैं और उसमें भिगो के उसको रखेंगे तो वो राइपन हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, इथेफॉन होता है, ठीक। तो जनरली तो लोग ये सब केमिकल्स को यूज़ करके फ्रूट्स को राइपन करते हैं, तो इसीलिए इतना बनाना वगैरह बहुत हेल्दी फ्रूट होता है, लेकिन फिर भी उसको इस तरह से राइपन किया जाता है, इसलिए थोड़ा उसमें डाउट हो जाता है।